Hello everyone. In this video, you are going to know everything about agriculture. All aspects of agriculture, their sectors and types of farming, everything has been explained with the help of the visuals. So you are going to enjoy the whole video. Let us start. Introduction. इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कितने तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड होती हैं और एग्रीकल्चर के लिए हमें इन तीनों सेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें शामिल होती हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड with the extraction and production of natural resources। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन या जो ऑलरेडी ज़मीन में है उनका एक्सट्रैक्शन यानी कि उन्हें बाहर निकालना ज़मीन से, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर भी इसी में आता है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का। इसमें एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। फिशिंग आप कहेंगे कि ये एक्सट्रैक्शन है क्योंकि उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एग्रीकल्चर है, यहाँ पर पूरा लेसन ही एग्रीकल्चर के बारे में है एक तरीके से ये। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को निकालने के बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दूँ एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में जब खेती होती है तो कल्टीवेशन होता है, प्रोडक्शन होता है उसमें, तो उसको सीधे वहीं से थोड़ा ना खाना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग वाला काम आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ। अब कॉटन तो उगता है खेत में, लेकिन उसे कॉटन को थ्रेड की फॉर्म देना फैक्ट्रियों में की जाता है। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में सब आता है। तो इसमें आप ये पिक्चर दिमाग में रखिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है फैक्ट्रीज में होता है और वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। कैसे सपोर्ट करती हैं? सर्विसेज के द्वारा। सर्विसेज किस प्रकार की? ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी। अब खेत में मान लीजिए उगा लिया आपने, तो उसे लेके तो जाएंगे ना किसी तरीके से। तो जो उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वो सर्विसेज टर्शरी में आती है। ट्रेड आता है, बैंकिंग, पैसे का लेन देन बैंकिंग से होता है। इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ये सारी की सारी चीज़ें टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। यहाँ इनको समअप करने के लिए पिक्चर से भी समझाया है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग और फॉरेस्ट्री ये आते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। टर्शरी में सर्विसेज सेक्टर आते हैं जिसमें बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया। तो वगैरह की पिक्चर भी आप ध्यान में रख लेंगे तो आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स और रेजिंग एनिमल्स। एग्रीकल्चर में दो चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर हम मानते हैं कि फसलें उगाना इसमें शामिल होता है। इसमें रेजिंग एनिमल्स भी आता है, यानी कि रियरिंग लाइव स्टॉक, जानवरों को पालना भी इसी में शामिल होता है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, जैसा कि अभी आपने देखा है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, इसमें फसलें उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स, और साथ में रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है एनिमल्स और रियरिंग का मतलब होता है पालना, यानी कि जानवरों को पालना। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज। एंगेज का मतलब है लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके आधे
तो केवल इसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की टू थर्ड से मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये पूरा 100 है, तो इसके हम 3 हिस्से करते हैं मान लीजिए, तो इनमें से जो 2 हिस्से हैं यानी कि 2/3 वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल। टोपोग्राफी से टॉप से समझ लीजिए, जो ऊपर वो मिट्टी की ऊपर की लेयर होती है वो फेवरेबल होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग तरह की सॉयल चाहिए होती है। तो वो टोपोग्राफी जो क्रॉप आप उगा रहे हैं उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट होती है, किसी के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, किसी के लिए कम वाटर चाहिए, तो और किसी के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, तो ये क्लाइमेट भी इम्पोर्टेंट होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, अरेबल लैंड किसे कहते हैं। अरेबल लैंड वो लैंड कहलाती है जिस पे फसल उगाई जा सके। आप जानते हैं कि बहुत सारी लैंड ऐसी होती है कि जिसमें पत्थर ही पत्थर होता है, उस पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, तो जिस पे खेती की जा सके उस लैंड को अरेबल लैंड कहते हैं। अब है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में क्या क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए। इनपुट का मतलब इनसे समझ लो तुम, कि जो अंदर आपको यूज़ करना है सबसे पहले वो सीड्स होते हैं, मैन्योर खाद होती है, फर्टिलाइजर होते हैं, और मशीनरी लेबर लगानी पड़ती है। फिर ऑपरेशन से मतलब काम से समझ लो, ये चीज़ें मिल गई, अब काम भी तो करेंगे ना, ये तो है नहीं अपने सीड घर में ला के रख ली और खेती हो जाएगी। तो प्लॉइंग है, उसमें हल चलाना, सोइंग, फिर बीज बोना, इरिगेशन, पानी देना, वीडिंग, और जो फालतू के प्लांट्स उगाते हैं उन्हें निकाल के बाहर फेंकना। अब आउटपुट, जो तैयार होके रेडी होके चीज़ आई है उसे आउटपुट कहते हैं। इसमें ग्रेन्स होते हैं, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट। पोल्ट्री से मतलब होता है हैन वगैरह, जो आप पोल्ट्री फार्मिंग उसे कहा जाता है। तो आप हैन को पालते हैं और फिर एग वगैरह उनके बेचते हैं। अब फार्मिंग कितने तरीके की होती है ये भी एक समराइज यहाँ पे किया गया है। फार्मिंग मेनली 2 तरीके की होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें इंटेंसिव फार्मिंग है, प्रिमिटिव फार्मिंग है, और इसमें फिर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है, नॉमैडिक कल्टीवेशन आता है। इन सब के बारे में भी आप पढ़ेंगे इसमें। कमर्शियल में कमर्शियल ग्रेन होते हैं जो बेचने के पर्पज से होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें कई सारी फसलें आप उगाते हैं कि साथ में। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं जैसे टी और कॉफ़ी के। डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। मेहनत, मैन पावर चाहिए काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। मशीनरी भी है तो मशीनरी को कोई तो चलाएगा ना, तो वो मैन पावर हो गई। इसके बाद ऑपरेशन से मतलब जैसे मैंने बताया कि काम, नीडेड आर प्लोइंग, हल चलाना, सोइंग, बीज बोना, इरिगेशन, पानी लगाना, वीडिंग, फालतू के जो प्लांट्स उगाते हैं उन्हें उखाड़ना, एंड हार्वेस्टिंग, और बाद में फसल जब रेडी हो जाए तो उसकी कटाई। आउटपुट में आता है फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, फसल, वूल, ऊन, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अब है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप। 2 मेन टाइप्स हैं इसके। डिपेंडिंग, ये डिपेंड किस चीज़ पे, कैसे किया ये क्लासिफिकेशन, अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, कि धरती की कंडीशन कैसी है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, उस जगह किस चीज़ की डिमांड है, लेबर, लेबर कैसा मिल पाता है वहाँ पर, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, एडवांस्ड है या थोड़ी सी एवरेज है, ये चीज़ें। अब फार्मिंग के 2 प्रकार हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। छोटे छोटे खेत होते हैं, फार्मर अपनी ही फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह की फार्मिंग करते हैं। इनके पास चूँकि फार्म ही छोटे होते हैं, खेती छोटे होते हैं, तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है,
हाउस होल्ड लेबर जो मजदूर मिलते हैं वो ही काम करते हैं उसमें, टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, तो इसलिए आउटपुट भी कम ही होता है, पैदावार भी कम ही होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। फार्मर का प्लॉट, प्लॉट से मतलब एक खेत छोटा होता है, उसके जो टूल्स हैं वो भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर बैल लगा के खेत को जोत रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये आप मशीन से अगर खेत जोत रहे हैं कितनी देर में, कम लेबर से होगा। अब ये इसे बैल से कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. अब अगर मान लीजिए सनशाइन ज़्यादा दिन होती है, धूप ज़्यादा दिन निकलती है और जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, तो उससे एनुअली एक साल भर में एक से ज़्यादा क्रॉप उसी प्लॉट पर उगा सकते हैं। इसमें राइस इज़ द मेन क्रॉप, राइस इसमें मेन क्रॉप है। इसके अलावा वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स, सरसों वगैरह, मस्टर्ड ऑयल आप जानते हैं मस्टर्ड में से निकलता है, तो ये इसमें आते हैं। राइस की पिक्चर दिखाई है, राइस के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए तो इसमें इस तरीके से पौध लगाई जाती है, ये लेडीज लगा रही हैं। फार्मिंग, दिस फार्मिंग इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन। मानसून रीजन में राइस की कल्टीवेशन की जाती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और ये साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। अब है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है और नोमैडिक हर्डिंग आती है। हर्डिंग का मतलब झुंड, नोमैडिक का मतलब नोमैड, नोमैड कहे वो जाते हैं घुमक्कड़ लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तुम शिफ्टिंग से समझ सकते हो, यानी कि वो अपनी खेती एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। कैसे होता है चलिए बताते हैं आपको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इट इज़ प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन। ये एक तो ध्यान रखिए कि जहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पे ये होती है। तो अभी ये एरिया हैं कौन से, ये अमेजोन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, और ये इधर बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। दीज आर एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे मिजोरम है, मेघालय है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और प्लांट्स दोबारा से बहुत जल्दी उग जाते हैं। ये देखिए आप, ये पिक्चर दिमाग में रखिए ना, जलाया जा रहा है तो इससे आप याद रखिए कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की पिक्चर है, तो आपको लिखना इजी हो जाएगा। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, किसी भी जगह को पेड़ गिरा के साफ करते हैं, बाय फेलिंग द ट्रीज, बर्निंग दम, फिर उन्हें जला देते हैं। द एशेज आर देन मिक्सड विद द सॉइल, फिर जो राख होती है उसे मिट्टी में मिला देते हैं। एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, फिर फसल उगाई जाती है। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, और जब इस मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, द लैंड इज अबैंडन, अब इस लैंड को छोड़ देते हैं। एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू ए न्यू प्लॉट, और फिर वो नई जगह में चले जाते हैं, इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न इन काटो जलाओ एग्रीकल्चर। अब है नोमैडिक हर्डिंग, इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड, एरिड का मतलब ही ड्राई होता है, और एरिड जो ड्राई होते हैं या फिर आधे ड्राई होते हैं उन रीजन्स में ये इस प्रकार की हर्डिंग होती है। ये सहारा में, सेंट्रल एशिया में, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में जैसे राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर इस प्रकार की हर्डिंग की जाती है। मेथड क्या होता है पिक्चर ध्यान में रखिए। ये अपने घुमक्कड़ लोग होते हैं, अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। अब चलिए बताते हैं।
In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals. ये एनिमल्स को लेके घूमते हैं फॉर फूड, चारे के लिए, वाटर के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। इनके पहले से फिक्स्ड रूट्स होते हैं, ये नहीं कि किधर को भी चलती है। इसमें शीप, कैमल या गोट्स, इस तरह के कॉमनली रियर्ड एनिमल्स आते हैं जिन्हें आमतौर पे पाला जाता है। शीप से वूल मिलती है, कैमल हुआ या और गोट्स से दूध मिलता है। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, स्किन एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर्स। हर्डर्स जो इनके होते हैं गडरिए, वो इनको मतलब ये चीज़ें मिलती हैं उनको और उनकी फैमिली को भी। अब है कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल का मतलब याद रखिए, कमर्शियल का अगर आप याद रखेंगे बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बेचने के लिए जो लोग खेती करते हैं वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। द एरिया कल्टिवेटेड, एरिया में खेती करते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड, और जो कैपिटल से मतलब यहाँ पर है मनी, जो पैसा लगाया जाता है वो बड़ा होता है। एरिया भी बड़ा होगा, पैसा भी ज़्यादा लगाना होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, और ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या किस तरह की फार्मिंग आती है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसमें अनाज उगाते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, दो तरह की चीज़ों की खेती होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं जैसे कॉफ़ी और टी के, तो वो इसमें कमर्शियल फार्मिंग में ही आते हैं। आप इसके लिए चाहे तो ये पिक्चर दिमाग में रख सकते हैं, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग होती किस लिए है। जैसा मैंने बताया अभी, क्रॉप्स आर ग्रोन, फसलें उगाई जाती हैं। एनिमल्स रियर्ड, जानवर पाले जाते हैं, काहे के लिए, सेल इन मार्केट, ये ध्यान में रखना है। द लार्ज एरिया इज कल्टिवेटेड, बहुत बड़े एरिए पे जुताई होती है। एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज यूज, बहुत सारा पैसा यूज किया जाता है। वर्क डन बाय मशीन्स, और मशीनें काम करती हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज, बिजनेस के पर्पज से फसल उगाते हैं। कॉमन क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट है और मेज है। मेजर एरियाज कौन से हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, इन जगह के ग्रासलैंड में खेती की जाती है। सिवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, जब बहुत भयंकर सर्दियां होती हैं तो ग्रो करने वाला सीजन नहीं होता। ओनली ए सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, फिर केवल एक ही क्रॉप उगाई जा सकती है। अब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, ये सारे काम एक साथ होते हैं। मतलब फूड उगाई जाती है, साथ ही चारे की फसल भी उगाई जाती है, साथ ही जानवर भी पाले जाते हैं। एरियाज कौन से हैं, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ में साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन, ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, प्लांटेशन से मतलब टी और कॉफ़ी को नाम जोड़ के दिमाग में रखिए तो और फिर अपने आप याद आ जाएंगे। कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू यानी कि काजू, रबर, बनाना, कॉटन, ये उगाए जाते हैं, इनके बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, कभी कभी तो जो फार्म होता है वहीं पे प्रोसेसिंग भी की जाती है, और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, या पास में फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ ले जाया जाता है प्रोड्यूस को। 10 रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, फिर ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। एरियाज कौन से हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी ट्रॉपिकल रीजन है यानी कि ज़्यादा बारिश, ज़्यादा गर्मी। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ये मोस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की इन प्रोडक्ट की, इन्हें आप याद रखें। टी इंडिया श्रीलंका में, ब्राज़ील में कॉफ़ी और मलेशिया में रबर, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज क्रॉप्स। अब हम कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले राइस के बारे में पढ़ते हैं।
राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इन दोनों रीजन की ये मेन डाइट है। राइस को चाहिए क्या उगाने के लिए? हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा नमी और ज़्यादा बारिश। इसीलिए ये कहा ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉयल। ये एलुवियल क्लेई सॉयल में उगता है जिसमें कि ज़्यादा वो पानी को, मिट्टी ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। उसके बाद इंडिया की बारी आती है, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। अब वीट देखते हैं। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जब सीजन ग्रो होने वाला होता है तो बीच बीच, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एंड ब्राइट सनशाइन, अच्छी धूप चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जब फसल पक रही होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल। वेल ड्रेन्ड का मतलब लोमी सॉयल जिसमें पानी बह के निकल जाता है, और लोमी सॉयल में ये बहुत अच्छा उगता है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। यूएसए में उगता है, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में सर्दियों में उगता है ये। अब है मिलेट्स। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, मोटा अनाज। कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इसे उस जमीन पे उगाया जा सकता है जो कम फर्टाइल हो और सैंडी सॉइल होती है, इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये मिलेट्स में आते हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप। ये बहुत ही हार्डी क्रॉप कहलाती है। दैट नीड्स लो रेनफॉल, कम बारिश की जरूरत पड़ती है। हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और पर्याप्त रेनफॉल चाहिए होती है। इसमें आता क्या क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। ये सारे मिलेट्स में आते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अदर कंट्रीज है नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। मेज। अब मेज कौन सा होता है? देखिए ये मेज होता है। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। भुट्टा तो आपने देखा है ना, बस समझो उसे मेज कहते हैं। इसे बीच बीच की टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, लोड्स ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। इट नीड्स वेल ट्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। इसे फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें जिसमें वेल ड्रेन्ड हो, यानी कि पानी बह के निकल जाए। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको। अब कॉटन। देखिए ये कॉटन है। ये ऐसे होते हैं, जब ये और ग्रो होते हैं तो ये कॉटन बाहर आ जाती है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, हल्की बारिश, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, और इतने दिन चाहिए जब कोहरा ना पड़े। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ के लिए तेज धूप चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। इसके लिए ब्लैक एल्यूवियल सॉइल चाहिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर इट्स मेन प्रोड्यूसर। इसके मेन प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर। ये कंट्रीज वो हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं इसको। इट इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल है फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी भी कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कॉटन चाहिए, और वो कहाँ से मिलता है? खेतों से मिलता है। अब है जूट। जूट देखिए ऐसे ही ग्रो होता है, फिर ये ड्राई होता है तो ये ऐसी शक्ल में आ जाता है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल। ये एल्यूवियल सॉइल पे अच्छा उगता है एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट इसे चाहिए होती है। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। ये ट्रॉपिकल एरिया में उगता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। अब है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। वार्म और वेट, जब बारिश भी हो, एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए इसको। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। जहाँ पर हिल्स होती है वहाँ बहुत अच्छी उगती है ये। ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। इसके बाद टी देखते हैं।
टी इज ए बिवरेज, बिवरेज पेय पदार्थ है। क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, जिसे बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं वहाँ उगाया जाता है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसे अच्छी लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए। रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, ठंडी क्लाइमेट चाहिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर अच्छी जो सब जगह जाए पूरी ऐसी बारिश चाहिए। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट टेंडर लीव्स, इसकी लीव्स बड़ी नाजुक होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स, पत्तियों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लेबर लगानी होती है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ये सबसे अच्छी चाय उगाने वाले कंट्रीज हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब एग्रीकल्चर इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो उसमें क्या चाहिए कि वो बेस्ट बन जाए। इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, भाई फार्म प्रोडक्शन बढ़े इसके लिए जो कोशिश की जाती है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहलाता है। इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लोग बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सबको खाने को चाहिए। ये खाना कहाँ से आएगा, ये खाना आएगा खेतों से, तो उसके लिए क्या करना होगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाना होगा। तो जो एफर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं वही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहलाता है। हाउ टू अचीव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या करना होता है इसके लिए। इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, जिस एरिया में खेती की जा रही है उसको एरिया को बढ़ाना। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जितनी फसलें उगाई जा रही हैं उनको बढ़ाना। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, खेतों में जो पानी दिया जाता है उसको सुधारना। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, और फर्टिलाइजर का यूज़ करना, जो HYY सीड्स हैं ज़्यादा प्रोडक्शन जिन बीजों से होता है उनको यूज़ करना। द अल्टीमेट ऑफ एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, भाई ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि सबको खाने को मिलेगा, तो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से ही आएगा। अब दो फार्म की आपके लेसन में तुलना की गई है, अ फार्म इन इंडिया एंड ए फार्म इन USA। अब हम इसके बारे में बताते हैं। जो इंडिया में फार्म्स हैं वो स्मॉल साइज फार्म लैंड है। यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, वो मार्केट से खरीदते हैं। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, एल्डर्स और गवर्नमेंट, फ्रेंड से, एल्डर बड़े बुजुर्ग लोगों से, गवर्नमेंट से सलाह लेते हैं। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स और बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों का, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं खेत को जोतने के लिए। यूज़ ऑफ ट्यूबवेल फॉर इरीगेशनल एक्टिविटीज़, खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। ऑल्सो रियरिंग लाइव स्टॉक टू अर्न मोर इनकम, ज़्यादा इनकम के लिए जानवर भी पालते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं सब फार्म एक्टिविटीज़ में अपना सपोर्ट देते हैं, हेल्प करते हैं। द फार्मर टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स बैंक से या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, काहे के लिए, टू बाय HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स खरीदने के लिए या औजार इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो स्टोर करने की फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती हैं, सो दे आर फोर्स्ड, इसलिए वो विवश होते हैं, फोर्स होते हैं टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम, उन्हें अपनी खेती को जो पैदावार होती है उसे बेचना पड़ता है, चाहे मार्केट में रेट अच्छे ना भी मिल रहा हो तब भी बेचना पड़ता है, क्योंकि नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा, रखेंगे कहाँ, इसलिए। In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. हाल ही के सालों में गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को विकसित करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं ए फार्म इन USA। पहले पिक्चर देखिए कितने बड़े बड़े फार्म हैं, वहीं पे इतना बड़ा सा मकान भी है, तो चलिए देखते हैं हम। लार्ज साइज फार्मलैंड, बड़े बड़े साइज के फार्मलैंड होते हैं। द फार्मर जनरली रिजाइड्स इन द फार्म, जो फार्मर है ज़्यादातर अपने खेत में ही रहते हैं, इसलिए घर की पिक्चर से ध्यान में रखिए। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट, ये फसलें उगाते हैं ज़्यादातर।
एडुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट। पेस्ट यानी कि जो पौधों की बीमारियां होती हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए अच्छे तरीके अपनाते हैं। वो बीमारियां दैट कैन डैमेज द क्रॉप, जो ज़्यादातर क्रॉप को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर सॉयल सैंपल्स आर चेक्ड इन द लेबोरेटरी। वो अपनी मिट्टी की चेकिंग करवाते हैं लेबोरेटरी में ले जाके, टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो पूरे हैं या नहीं हैं। द फार्मर्स कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट। फार्मर के पास कंप्यूटर होता है, वो सैटेलाइट से लिंक्ड होता है, विच गिव्स हिम ए प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, जिससे कि उसे अपने पूरे खेत की सही पिक्चर मिलती रहती है कि कैसा दिख रहा है, क्या क्या हो रहा है। दिस हेल्प फार्मर टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है। वो पिक्चर देख के उन्हें पता चलता रहता है। फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ट्रैक्टर तो आप जानते ही हैं, सीड ड्रिल जिससे बीज बिखेरते हैं, लेवलर जिससे ज़मीन को समतल बनाते हैं, हार्वेस्टर कटाई करने वाला, कूटने वाला, टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, जो एग्रीकल्चर के अलग अलग काम होते हैं उन्हें करने के लिए। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। ऑटोमेटेड होते ही वो उसमें स्टोर हो जाता है स्टोरेज में, और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी, और फिर मार्केट में पहुंच भी जाता है उसी में ही। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यूएसए के फार्मर्स के पास हैं, इसीलिए वो ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरी पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो तो आखिरकार मैं आपके लिए बनाती हूँ। थैंक यू।